जल्दी से हम रुख करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो एडीजी कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष के मामले पे। और उस आधार पे 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो सबसे इसमें एक चीज़ आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत है। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है वो गुड़गांव का भी है और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग
सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है तथा धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। समय समय पर ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों के सम्मेलन आयोजित कर अन्य गैर मुस्लिम लोगों को लालच देकर भी इससे जोड़ा जाता है। एटीएस की टीम ने जब इनके परिजनों से, बच्चों के परिजनों से बात की तो उन लोगों ने इन सभी चीज़ों की पुष्टि की है और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। सर, ये जो कानपुर से जो बच्चा है, जैसे ये मिला भी कि अभी मिसिंग है दक्षिण भारत के राज्य में? नहीं, उनके घर वालों से उन लोगों ने वीडियो कॉल कराया है और चूंकि बच्चे बोल नहीं सकते तो साइनेज के लैंग्वेज से बताया है। ये चीज़ें विवेचना का प्रश्न है और इसे हम सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत प्रूफ करेंगे। अभी फंडिंग हो रही है सभी जगह से भारी मात्रा में पैसे आते हैं और उसके सारे कुछ दस्तावेज और प्रूफ भी हमारे पास हैं। नहीं, और भी लोग हैं। ये तो हमने जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीज़ों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि ये एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। दासना में 3 जून को एक मुकदमा किया गया था। हाँ, इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ लोगों ने और आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी, जिनका कहना है कि धर्मांतरण मामले में देश भर में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क है और ऐसे में नौकरी का लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया और ऐसे में 1000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका धर्म बदला गया। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी से नोएडा में मूक बधिर छात्रों का धर्मांतरण किया गया है और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन बच्चों का धर्मांतरण हुआ है वो डरे हुए हैं और कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लालच और डराकर बच्चों का धर्मांतरण किया गया, नौकरी का लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया और इसी के चलते ये बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करवाया गया। डासना में गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण का खुलासा हुआ है और ये भी कहा गया कि देश भर में धर्मांतरण का नेटवर्क बहुत बड़ा है और लगातार इनके जाल में लोग फंसते जा रहे हैं। वो लोग जिनको नौकरी और पैसा चाहिए वो इनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं।
हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस खबर पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि देश भर में ये नेटवर्क फैला हुआ है, तो इनका जो टारगेट है वो कौन से लोग होते हैं, कौन से बच्चे होते हैं जो मूक बधिर होते हैं, दिव्यांग होते हैं, या जिनको पैसा नौकरी चाहिए? प्रियंका, ये एक बहुत बड़ा जो एक स्कैंडल जो चल रहा था जिसमें धर्मांतरण की जो बात चल रही थी उसका खुलासा किया है यूपी एटीएस ने, और आईएसआई जो कि पाकिस्तानी एजेंसी है उसके इशारे पर ये धर्मांतरण का जो मामला है ये आगे बढ़ाया जा रहा था। और अब तक हैरानी की बात ये है प्रियंका, इसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को अब तक धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। और जो इसका मास्टरमाइंड था, यानी कि जो इस समय यूपी में जो धर्मांतरण करा रहा था, यानी कि हिंदू से मुस्लिम धर्म के अंदर परिवर्तित करा रहा था, वो खुद हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म के अंदर परिवर्तित हुआ है। उसका जो पुराना नाम था वो धनराज सिंह गौतम था, लेकिन बाद में वो बदल करके मोहम्मद उमर गौतम हो गया था, मोहम्मद उमर गौतम। और उसके साथ एक और आदमी था मुफ्ती काजी जहांगीर। ये दोनों लोग मिलकर के ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे थे जो कि सोशली काफ़ी वीक हों, उनके पास अगर फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो काफ़ी वीक हो, उसके अलावा जो कहीं ना कहीं से किसी तरह से दबे कुलचे, जो जिसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से मूक बधिर जो डेफ सोसाइटी है उसके जो लोग थे, ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा ये लोग टारगेट कर रहे थे। इन्होंने बाकायदा इसके लिए एक सोसाइटी बना रखी थी जिसका नाम था IDC, यानी कि इस्लामिक दुआ सेंटर, जो कि जामिया के अंदर थी। वहाँ पर इनका हेडक्वार्टर था। लेकिन नोएडा के अंदर जो डेफ सोसाइटी है उसके बच्चों को ये सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। वहाँ पर जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे थे, जो या वहाँ पर रह रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा टारगेट करके ये मुस्लिम धर्म परिवर्तन करा रहे थे। जो ATS ने खुलासा किया है उसके मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोगों को अब तक ये धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं, जिसमें अलग अलग जगह से, क्योंकि नोएडा के अंदर डेफ सोसाइटी जो थी वहाँ पर अलग अलग जगह से बच्चे वहाँ पर आ रहे थे, रह रहे थे, पढ़ रहे थे। कोई गुड़गांव से आया हुआ था, कोई कानपुर से आया हुआ था, या यूपी की किसी दूसरी। नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी अभी तक इन्हीं जगहों का पता लगा है कि यहीं से वो जो मूक बधिर हैं उनको लाया गया, फिर उनका धर्मांतरण किया गया, और डासना में जब गिरफ्तारी हुई तब जाकर खुलासा हुआ। बिल्कुल, मसूरी में सबसे पहले इस मामले की जानकारी आई, जो कि डासना के अंदर थाना है। वहाँ पर जब इस तरह की जानकारी आई उसके बाद मामला दर्ज करने के बाद जांच ATS को सौंपी गई, और ATS ने इस मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। उसी के बाद ये पता लगा कि किस तरह से ये एक बड़ी साजिश है जिसको जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI वो इसको फाइनेंशियली मदद कर रही है, वो इसको आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों लोगों को उकसा रही है। और उस पाकिस्तानी जांच खुफिया एजेंसी के कहने पर ही ये दोनों लोग धर्मांतरण को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इससे पहले प्रियंका, अगर हम धर्मांतरण की बात सुन रहे थे या समझ रहे थे तो उसमें ज़्यादातर ये लोग ये समझ में आता था कि जो ईसाई धर्म है उसी के लोग हैं, वो धर्मांतरण के लिए की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। अभी तक इस तरह की आ रही थी। मुस्लिम धर्मांतरण की भी कहीं ना कहीं बातें आती थी, लेकिन इस तरह से मास स्केल के ऊपर, यानी कि अगर किसी देश की एजेंसी, खुफिया एजेंसी इसको लेकर के फंडिंग कर रही है तो ये अपने आप में बड़ा मामला है। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो मुस्लिम धर्म के अंदर परिवर्तित करवाए गए उसमें कहीं ना कहीं बहलाया फुसलाया गया, बल्कि उनकी शादियां तक करवाई गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हम सुन रहे थे, उन्होंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट जानकारी हमें दी है, लेकिन क्या सूत्रों के हवाले से हमें और जानकारी ऐसी मिल रही है कि ब्रेन वॉश कैसे किया जाता था नौकरी पैसे के अलावा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। देखिए, जो तरीका होता है धर्मांतरण का, उसमें सबसे पहले यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से उसे अपने झांसे में लिया जाता है, उसे दिखाया जाता है कि हम उसकी किस तरह से मदद कर दिया जाएगा। सबसे पहला ये होता है कि उसको पैसा दिया जाता है ताकि पैसे से उसकी ज़्यादा मदद की जा सके। उसके बाद उसको ये दिखाया जाता है कि हम उसके लिए और बहुत सारी तरीके से मदद करेंगे। इसके बाद जब धर्मांतरण करने के बाद जो सबसे बड़ा टारगेट जो लोग करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग जो कर रहे हैं, और जो अभी तक जानकारी इस मामले में भी आई है कि लड़कियों की शादी जो है मुस्लिम लोगों से कराई जाती है, और उसके बाद उन लड़कियों का भी धर्मांतरण कर दिया जाता है। तो यानी कि जो चेन है उसको इस तरह से बढ़ाया जाता है कि जो आदमी है उसको बताया जाता है कि पैसे से मदद की जाएगी, उसको सोशली काफ़ी हेल्प की जाएगी, और जो अगर उसको किसी काम में चाहिए या किसी तरह की मदद चाहिए तो उसमें उसकी मदद कराई जाएगी। तो इस तरह से झांसा उसको देकर, इसको लेकर भी कुछ जानकारी कि कितना पैसा दिया जाता है, नौकरी अगर दी जाती है तो क्या प्राइवेट कंपनियों में या कहां पर नौकरी दिलवाई जाती है, और साथ ही इनका जो टारगेट है वो कौन से लोग होते हैं, स्लम एरियाज के लोग होते हैं, मूक बधिर लोग होते हैं, दिव्यांग, कौन लोग टारगेट होते हैं इनका?
देखिए, जो सबसे ज़्यादा टारगेट पे इनके लोग हैं जो अभी तक निकल करके सामने आए, मूक बधिर लोग हैं। इसके अलावा जो अगर हम इसे कहें कि सोशली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, यानी कि जिनके कहें कि उनके पास पैसा अच्छा नहीं है या वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने अच्छी नहीं की है, या अगर उसको कहें कि कहीं अच्छी जगह पर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों में कौन कौन आते हैं? जो कि मजदूरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, या फिर किसी छोटे इलाके बड़े शहर के अंदर वो छोटी जगह पर रह करके मजदूरी या दूसरे कामों में लगे हुए हैं, सब्जी बेचने का या बढ़ई का काम, इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। वहीं पर ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन दिखाते हैं, वहीं पर उनको दिखाते हैं कि उनकी पैसे से मदद की जाएगी। शुरुआत में वो उनको पैसा देते हैं, फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि उनको बड़ी अच्छी जगह पर नौकरी करवाई जाएगी ताकि उनका जो स्टेटस है वो बढ़ सके। तो इस तरह के जो झांसे हैं इन लोगों को दिए जाते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि नौकरी कहाँ पर दी जाती है, तो नौकरी का सवाल यह है कि जहाँ कहीं भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना नहीं होता है, लेकिन कहीं पर बड़ी अच्छी तनख्वाह में या किसी जानने वाले के जो इनका अपना नेटवर्क जो इन्होंने खड़ा किया हुआ है, ऐसी जगहों पर वहां पर नौकरी दिलवाई जाती है। देखिए, जो इस तरह का धर्मांतरण होता है और जिस लार्ज स्केल पर यह काम हो रहा है, यानी कि अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इनको बैकिंग दे रही है, पैसों से मदद कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि जो एक प्लान्ड वे में ये जो नेटवर्क है वो बढ़ रहा है। तो यानी कि जब इन लोगों को उम्मीद जगाई जाती है कि उनको बढ़िया जगह पर नौकरी दिलाई जाएगी, तो इसका मतलब साफ है कि इनके नेटवर्क में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बड़ा स्ट्रक्चर है, यानी कि जहां पर लोगों को नौकरी दिलाई जा सकती है, जो इनकी पैसे से मदद कर सकते हैं। जैसे हम लॉ एंड ऑर्डर एडीजी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जिनकी गिरफ्तारी हुई है सख्त कार्रवाई होगी। तो किस तरह की कार्रवाई होगी, कौन सी धाराओं में मुकदमा आगे चलेगा और क्या कुछ होगा, इसको लेकर भी जो कानूनी दांवपेच है वो समझना चाहेंगे। देखिए, फिलहाल जो मामला दर्ज किया है वो 420, 120 बी और 153 ए और 295 यानी कि धर्मांतरण का मामला है, जो सोशल हार्मनी जो है उसको तोड़ने का मामला है, समाज में वैरभाव बढ़ाने का मामला है। इस तरह की धाराओं में फिलहाल मामला दर्ज किया गया है, लेकिन एनएसए भी इन लोगों के ऊपर लगाई जा सकती है। और इसके साथ ही अगर आगे लगता है कि ये किस तरह से लार्ज स्केल के ऊपर चल रहा है, जो अभी तक जानकारी आई है, तो उसके बाद हो सकता है कि इसमें सरकार यूएपीए जैसी सख्त धाराएं हैं वो भी लगा सकती है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि किस किस तरह से एविडेंसेस जो है सरकार इसमें लेकर के आती है, लेकिन जो अभी तक बातें पुलिस ने बताई हैं उससे ये पता लग रहा है कि ये एक बड़े लार्ज स्केल पर था। जो विदेशी जो खुफिया एजेंसी यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके इशारे पर ये काम हो रहा था। तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार आने वाले दिनों में यूएपीए लगा करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है, जिसका मतलब साफ है कि कम से कम आप ये मान के चलिए कि उम्र कैद तक की सजा इन लोगों को हो सकती है। और ये दोनों अकेले नहीं थे, इन लोगों ने के साथ जिन जिन लोगों ने मदद की थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे नौकरी दिलाने की जो बात कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर जो लोग इनको नौकरी दे रहे थे वो भी इनके कहीं ना कहीं नेटवर्क में शामिल होंगे, जो कहीं ना कहीं से इस नेटवर्क को बढ़ाने में मदद कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो नेटवर्क के अंदर जो शामिल लोग होंगे उनको उनके बारे में पता लगाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये जो चेन है, जो गिरफ्तारी की जो चेन है, वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए, इन्होंने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोगों को ये धर्मांतरण कर चुके हैं। इससे पहले अगर आपको बताऊं कि एटीएस जो काम कर रही थी उसमें यह भी था कि किस तरह से रोहिंग्या को भारत के अंदर बढ़ाया जा रहा है, यह भी यूपी की एटीएस ने खुलासा किया है। तो यानी कि जो सिलसिलेवार ढंग से, यानी कि एक इसको प्लान वे में जो ये जो काम चल रहा है यूपी के अंदर, कि एक तरफ जो मुस्लिम है, जो कि रोहिंग्या है, जो कि बांग्लादेश से भाग करके आए हैं, उनको भारत का ही डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इन यूपी के अंदर जो लोग हैं उनको मुस्लिम धर्म का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो यूपी में स्ट्रक्चर है, मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन ये जानकारी कब से ये चल रहा था, पूरा इस प्लान को कब से ये सक्सेसफुल बनाने में जुटे हुए थे? और दूसरा ये कि इसके पीछे मुख्य तौर पर मकसद क्या है, क्या आगामी चुनाव या कुछ और? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को अगर धर्मांतरण किया जा चुका है तो इसका मतलब ये साफ नहीं है कि ये 1-2 महीने की बात है। इसका मतलब ये है कि पिछले काफ़ी समय से ये प्लान वे में ये कार्रवाई चल रही थी, जिसमें इन लोगों को एल्यूर किया जाता था, अपने झांसे में लिया जाता था और उसके बाद इनका धर्मांतरण किया जाता था। दूसरी बात जो आपने पूछी कि इसका मकसद क्या था, देखिए मकसद जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले जिस तरह से एक सिलसिलेवार चेन जो चल रही थी रोहिंग्याओं को भारत के अंदर बसाने के लिए और खासकर
यूपी के अंदर बसाने की जो बात थी, जिसमें उनको जो लोकल उनको रेजिडेंट बता करके उनके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे, यानी कि उनको यूपी के अंदर ही बसाया जा रहा था। और ठीक इसी तरह से जो यूपी के लोग हैं उनको धर्मांतरण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो हो सकता है कि इसका फायदा इस तरह से भी लिया जा सकता हो कि आने वाले दिनों में यूपी के अंदर चुनाव है, तो निश्चित तौर पर कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी एक या 2 दिन में। जितेंद्र, आपके पास आएंगे, आप बने रहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं जी न्यूज से, आपको सुनवाते हैं। पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि विदेशी फंडिंग है, इनके पास काफ़ी पैसे आए हैं और वो कैश में भी कुछ चीज़ें रिसीव होती हैं। इनका वार्षिक सम्मेलन भी होता है जिसके दौरान ये लोग अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। एक आखिरी सवाल सर, क्या इसमें रोहिंग्या कनेक्शन है और देश की सुरक्षा के लिए क्या इनका आगे का प्लान क्या था? क्या ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले थे? देखिए, इस तरह की चीज़ों से सामाजिक विद्वेष बढ़ता है और जो वल्नरेबल सोसाइटी है उसको रेडिकलाइज भी किया जा रहा है, तो इनके गलत उपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात थी, ये थे प्रशांत कुमार जी, जिनका साफ तौर पे ही कहना था कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, अभी पूछताछ बाकी, अभी और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। कैमरामैन अमर के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस मामले में अभी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर का कहना है कि इस मामले में अब जांच पड़ताल होगी। माना जा रहा है कि देश भर में ये नेटवर्क फैला हुआ है और एक बड़ा अच्छा खासा नेटवर्क है, और ये जो गिरफ्तारी हुई है इसी के माध्यम से अब आगे की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास होगा ताकि पता लग सके कि और कौन कौन इस गैंग में जुड़ा हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.